के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर के तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। टीम का ऐलान हो चुका है। टीम में तमाम बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हो चुका है। शुभमन गिल होंगे टीम के उप कप्तान। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया है। शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह भी इस टीम में शामिल होंगे। ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान होंगे। इसी के साथ साथ यहां पर श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे, कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ शुभमन गिल टीम के उप कप्तान होंगे। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिली है। इसी के साथ साथ एक और बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर को इस टीम में जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती टीम में शामिल हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ मौजूद हैं। रोशन, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? लेकिन श्रेयस अय्यर का इस टीम में ना होना बड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि यहाँ पर उपकप्तान भी बदला गया है, उस पर भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले अक्षर पटेल थे। टी20 वर्ल्ड कप भारत जीत के आई थी 2024 में, वहां पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या थे। तो उपकप्तान भी लगातार बदले जा रहे हैं। शुभमन गिल की जगह अभी तक बन नहीं रही थी। आखिरी टी20 खेले थे श्रीलंका से 2024 में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर शुभमन गिल की जगह बनाई गई और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा फेवरेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे शुभमन गिल। एक और नाम जो चर्चा का विषय रहेगा कि हर्षित राणा। अब हर्षित राणा को आपने किस बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्ट किया, क्योंकि आईपीएल का करियर उतना अच्छा गया नहीं, टेस्ट क्रिकेट खेले थे वहां पर भी उतना अच्छा नहीं खेले। उसके बावजूद यहाँ पर हर्षित राणा का सिलेक्शन कई सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि श्रेयस अय्यर कहाँ है। मिडिल ऑर्डर में अगर आप ढूंढने जाएंगे बल्लेबाजी, तिलक वर्मा आपको दिखाई देंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज नहीं होगा, जो कोलकाता के लिए खेला था, ट्रॉफी जीतवाई थी, उसके बाद जब पंजाब के लिए खेला, फाइनल में लेके गए श्रेयस अय्यर, हाईएस्ट स्कोरर थे उस टीम के श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर को भी बाहर रखा। ये बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए। इसी के साथ साथ अभी तमाम टूर्नामेंट्स की बात करें तो वहां भी श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन की बात करें, जिस हिसाब से टीम सामने रखी गई है, गौतम गंभीर की इस टीम में काफी चली है। गौतम गंभीर के ही इशारों पे मुझे लगता है कि पूरी की पूरी टीम बनाई गई है, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले गौतम गंभीर जब कोच नहीं थे, उनका मानना था कि अलग अलग फॉर्मेट में आप अलग अलग कैप्टन क्यों रखते हैं। उसके बाद खुद आए और उन्होंने ही, जब रोहित शर्मा गए तो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया, टेस्ट में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, ओडीआई में फिलहाल रोहित शर्मा भी है। लेकिन जब यहाँ पर जैसे ही कोच बने यहाँ पर गौतम गंभीर, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को टी20 का कप्तान बना दिया। हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन से हटाकर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया गया। और अब जब दोबारा एशिया कप के लिए स्क्वाड आई, दोबारा से अक्षर पटेल को हटाया गया और वाइस कैप्टन बना दिया गया शुभमन गिल को। तो जो रणनीति है, जो गेम प्लान है, वो तो थोड़ा बहुत समझ से बाहर है, क्योंकि आप कुलदीप यादव को टीम में इन्होंने रखा है, लेकिन कुलदीप यादव को खिलाएंगे, क्योंकि पूरे जो इंग्लैंड के साथ सीरीज थी वहां पर तो मौका दिया नहीं कुलदीप यादव को। तो किस माइंडसेट से गौतम गंभीर यहां पर उतरे हैं, ये समझने और सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है। और सवाल तो ये उठेंगे जरूर कि श्रेयस अय्यर की जगह इस टीम में क्यों नहीं बनाई गई। रोशन, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मैच है तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुलदीप यादव टीम में है और किन किन स्पिनर्स को जगह टीम में दी गई है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में और कौन कौन शामिल है? अर्शदीप सिंह को यहां पर जगह दी गई है। और श्रेयस अय्यर को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि वैसा ऑलराउंडर श्रेयस अय्यर जो है, फील्डिंग में भी काफी अच्छे माने जाते हैं, बैटिंग भी उनकी काफी अच्छी चल रही थी और लगातार टीम के लिए परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, लेकिन फिर भी टीम में जगह नहीं मिली। जी हाँ, और श्रेयस अय्यर से शुरुआत करना चाहूंगा। कप्तानी का एक्सपीरियंस उनके पास शुभमन गिल और संजू सैमसन से ज्यादा है, सूर्य कुमार यादव से ज्यादा है। तो जब ज्यादा आपके पास कप्तानी एक्सपीरियंस है, आपके पास एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो अच्छा परफॉर्म करके आया है, लेकिन उसको यहां पर ड्रॉप कर देना। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि युवा को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर की उम्र भी 30 साल है, ज्यादा उम्र है उनकी है भी नहीं। सूर्य कुमार यादव उनसे ज्यादा उम्र दराज है, लेकिन फिर भी अगर दूसरी तरफ देखा जाए, स्पिनर की आपने बात करी, यहां पर आपको वरुण चक्रवर्ती दिखाई देंगे, कुलदीप यादव दिखाई देंगे, ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे। ये सिलेक्शन मैं कह सकता हूं कि यहां पर थोड़ा सा बीसीसीआई ने नापतोल के सेलेक्ट किया है, क्योंकि शिवम दुबे यहां पर डिजर्व करते थे, क्योंकि स्लो पिच रहने वाली है यूए की, वहां पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं शिवम दुबे। और जिस तरह से रोल निभाया था इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो अचानक से आके आक्रामक पारी फिनिशर का रोल भी निभाते हैं, मिडिल ऑर्डर में आके बड़े शॉट भी लगाते हैं, और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि स्पिनरों पर अटैक करते हैं। तो इसके लिए तो यहां पर बीसीसीआई की थोड़ी सी तारीफ होगी, कोच गौतम गंभीर की भी, सूर्य कुमार यादव की भी, कि आपने शिवम दुबे को मौका दिया। लेकिन सवाल वही रहेगा कि श्रेयस अय्यर को मौका क्यों नहीं दिया गया। और उपकप्तान, आपका जब स्टेटमेंट है कि लगातार कप्तान उपकप्तान नहीं बदलने चाहिए, तो आप ही वो कोच बन गए जिन्होंने लगातार 3 सीरीज में 3 नए उपकप्तान बना दिए। जी
जी रोशन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये तमाम अनाउंसमेंट जो है वो टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर के सामने आ रही है। शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिली है। इसी के साथ संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती टीम में शामिल किए गए हैं। ये तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन कर लिया गया है। तो एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। रोशन के पास आपको वापस लिए चलते हैं। रोशन, स्पिनर्स की बात करें तो उनका चयन तो हो गया है। ऑलराउंडर्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं और अभिषेक भी इस बार टीम में है। अभिषेक ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं। किस तरीके से जो ओपनिंग बल्लेबाजी होगी उसमें फर्क देखते हुए नजर आएगा एशिया कप में अभिषेक के आने के बाद? यहां पर सवाल एक और है, अगर आपने शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया है तो अभिषेक शर्मा की जगह कहां पर बनती है? क्योंकि अभिषेक शर्मा अमूमन ओपनिंग करते हैं, शुभमन गिल भी ओपनिंग करते हैं छोटे फॉर्मेट में, और कप्तान आपके पास सूर्य कुमार यादव है। यानी कि उपकप्तान अगर यहां पर शुभमन गिल है तो यानी कि अभिषेक शर्मा ओपन करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट है। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी करके दिखाई है तो उनकी बल्लेबाजी को व्यर्थ होने देंगे? या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो गंभीर की और गिल की जो जुगलबंदी है वो यहां पर अच्छी चलती दिखाई पड़ रही है, इसीलिए गंभीर गिल को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि वैसे कायदे से देखा जाए गिल की जगह नहीं बनती थी। अगर आपको ओपनर एक बैकअप ओपनर रखना चाहिए था, आप यशस्वी जायसवाल की तरफ जा सकते थे जिनका अच्छा सीजन रहा है। लेकिन यहां पर दोबारा टीम शुभमन गिल के लिए गई। हालांकि ये एक विचारधारा हो सकती है कि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कप्तान भविष्य में बनाया जाए। दूसरी बात पे आएंगे तो रिंकू सिंह को जगह मिली गई है। अब रिंकू सिंह के अगर आप पिछले कुछ अंतरराष्ट्रीय मुकाबले देखेंगे, 24 रन इनके हाईएस्ट स्कोर है। 56 रन इन्होंने टोटल जितने अभी तक 2024 में टी20 खेले हैं उसमें बनाए हैं। उसके बावजूद रिंकू सिंह को जगह मिलना, और फिनिशर के रोल के लिए तो आपके शिवम दुबे हैं। श्रेयस अय्यर यहां पर होते रिंकू सिंह की जगह तो आप एक बैलेंस टीम बना सकते थे, मिडिल ऑर्डर में एक दमदार टीम बना सकते थे। लेकिन रिंकू सिंह को रखा गया। अब अगर आप कंपैरिजन करने निकलेंगे रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर का, तो आप सेब का कंपैरिजन केले से करते हुए दिखाई देंगे, ये मैं कह सकता हूं यहां पे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल की भी यहां पर एंट्री नहीं हुई है। वो भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं और सब कॉन्टिनेंट में काफी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। उनकी एंट्री ना देना, उनको भी यहां पर मौका ना देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी हां, और सवाल भी यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में यही श्रेयस अय्यर थे, यूएई का मुकाबला था, यूएई में ही जाकर श्रेयस अय्यर ने वो मैच जिताऊ पारी खेली थी। टीम की रीढ़ की हड्डी बने थे, लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे। उसके बावजूद आपने चैंपियंस ट्रॉफी में मैच विनर को ड्रॉप कर दिया और उसी यूएई में होने वाले मैचों में आपने श्रेयस अय्यर को हटाकर किसी और खिलाड़ी को चुन लिया। ये इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि क्या मानसिकता रही थी आपको श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करते समय? आपने आंकड़े नहीं देखे क्या कि जब श्रेयस अय्यर आपको मैच जिता रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, फाइनल में प्रदर्शन करके दे रहे हैं, जब पहला मैच खेलते हैं वहां आके 50 लगाते हैं, और उसके बाद यूएई में ही जब दूसरी सीरीज होती है, दूसरा एशिया कप होता है, वहां पर आप श्रेयस अय्यर को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं रोशन, जिस तरीके से एक डीएनए बदलने की बात की जा रही थी कि टी20 में टीम अलग होगी, टेस्ट में टीम अलग होगी, वनडे में टीम अलग होगी, उसी तरीके से इस टीम का चयन हुआ है। जी हाँ, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह वहीं के वहीं है। हालांकि मोहम्मद सिराज की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन हर्षित राणा का सिलेक्शन ये भी सवालों के घेरे में रखता है कि मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा। अब कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो दर्शक खुद समझदार समझ जाएंगे कि कंपैरिजन में कौन ज्यादा आगे निकलता है। तो देखने वाली बात यही है। और अगर आप डीएनए बदलने की बात कर रहे हैं तो शुभमन गिल की जगह तो वैसे भी नहीं बनती है, क्योंकि अगर शुभमन गिल का अगर आप एवरेज भी देखेंगे, हालांकि गुजरात के लिए अच्छी बल्लेबाजी करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनका खेलने का तरीका है, अब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में अगर कंपेरिजन करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आईपीएल में तो अभिषेक शर्मा थोड़े से ढीले दिखाई पड़े थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह की फॉर्म में थे अभिषेक शर्मा, जिस तरह का खौफ गेंदबाजों के अंदर डालते थे, तो आप उस कॉम्बिनेशन को भी तोड़ेंगे बस एक गलती से, क्योंकि आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया है, यानी कि आप ओपनिंग पेयर को भी तोड़ने वाले हैं और उसके बाद यशस्वी जायसवाल की जगह भी खाने वाले हैं। तो ये कई सारे सवाल बीसीसीआई ने सिलेक्शन में छोड़े हैं। क्योंकि आपने ओपनिंग का जिक्र किया है, क्योंकि संजू सैमसन भी इस टीम में शामिल है, वो भी ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। उनका स्पॉट कहां बनता हुआ नजर आ रहा है इस टीम में? जी हाँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि संजू सैमसन की जगह फिक्स होने वाली है, वो बतौर ओपनर ही खेलने वाले हैं। उनके साथ अभिषेक शर्मा की जगह बनती थी, पर अब उपकप्तान अगर यहां पर शुभमन गिल है तो शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे संजू सैमसन के साथ। वन डाउन जहां तक आपको तिलक वर्मा ही खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इसमें इनके स्पॉट में 4, 5 और 5, 6 इसी तरह से होता रहेगा। लेकिन जो टीम का जो आप देखेंगे पूरा मैनेजमेंट है, मैच विनर, अगर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो मैच विनर के तौर पर अगर सूर्य कुमार यादव तक की विकेट गिर जाती है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपको मैच बचा कर निकालेगा? हार्दिक पांड्या पे डिपेंड रहेंगे आप, शिवम दुबे पे डिपेंड रहेंगे, यानी कि पूरी की पूरी टीम ऑलराउंडर्स पे डिपेंड होगी और प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर में आपके पास बल्लेबाज की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर मैं हार्दिक पांड्या का, क्योंकि आपने जिक्र किया है, मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए नजर आएगा हार्दिक पांड्या के आने के बाद। जी हाँ, और हार्दिक पांड्या, वर्कलोड की बात होती है ना कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड, तो
हार्दिक पांड्या पर भी वो वर्कलोड का पैंतरा आता है। हालांकि हार्दिक पांड्या वर्कलोड के मोहताज तो नहीं होते, मैच विनिंग पारियां खेलते हैं, लगातार छक्के भी बरसाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑलराउंडरों पर डिपेंड होना, स्पेशलिस्ट बैटर की तरफ आप जा सकते थे, श्रेयस अय्यर की तरफ जा सकते थे, लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर में आके देखेंगे, रिंकू सिंह का विकल्प है, शिवम दुबे का विकल्प है, हार्दिक पांड्या का विकल्प है, यानी कि पूरी तरह से जो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो ऑलराउंडर्स पे डिपेंड है। यानी कि अगर आप टेस्ट में स्क्वाड बनाते हैं तो आप बल्लेबाजी में गहराई ढूंढते हैं, लेकिन जब टी20 में स्क्वाड बनाते हैं तब आप ऑलराउंडरों में गहराई ढूंढते हैं। उसके बाद जब आप ओडीआई में स्क्वाड बनाते हैं तब आपको श्रेयस अय्यर की जरूरत पड़ जाती है। तो एक ही मैदान पर अलग अलग खिलाड़ी की आपको जरूरत है। अब आप जब ये टीम अनाउंस होने से पहले ये कहा गया था कि यही टीम जो एशिया कप के लिए चुनी जाएगी यही कैरी फॉरवर्ड होगी वर्ल्ड कप के लिए भी, तो इसका मतलब साफ है कि श्रेयस अय्यर का जो पत्ता है वो पूरी तरह से वर्ल्ड कप से भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ मैं अर्शदीप सिंह पर भी आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि यूएई की पिच के बारे में यह कहा जाता है कि पाटा पिच होती है बिल्कुल। अर्शदीप सिंह की स्विंग गेंदबाज है, तो वहां पर वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? जी हां, और अर्शदीप सिंह के आंकड़े यूएई में काफी अच्छे हैं। आप देखेंगे पावर प्ले में विकेट लेने वाले खिलाड़ी है, ये डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने वाला खिलाड़ी है, तो कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह को मौका मिलना चाहिए और हर किसी की रजामंदगी थी कि अर्शदीप सिंह को कहीं ना कहीं मौका दिया जाए। अगर आप पेस बैटरी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह होंगे, उनके साथ अर्शदीप सिंह होंगे, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या आप पूरी 4 ओवरों की गेंदबाजी करते दिखाई देंगे, बाकी के बचे हुए ओवर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव से करवा सकते हैं। लेकिन हर्षित राणा की जो जगह मिली है, आप हर्षित राणा की जगह आप आकाशदीप को देख सकते थे, जो कि आपको टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी करके देते, और अगर आप आकाशदीप को नहीं तो मोहम्मद सिराज की तरफ भी जा सकते थे, जो अच्छा लगातार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और अब इससे पहले जब आईपीएल हुआ था वहां पर भी मोहम्मद सिराज की धार किसी से छुपी नहीं थी। मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो हमने ये देखा है कि बिल्कुल पिच जहां पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, पिच जहां पर कोई मदद नहीं मिलती है, वहां पर भी सिराज जो है पेस से बॉल डाल रहे थे, क्योंकि अभी लगभग हमने उन्हें टेस्ट मैच में देखा था जिस तरीके से उनकी बॉलिंग हो रही थी, लगातार कंटिन्यू पेस पर वो बॉलिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक समझ किस लाइन लेंथ पर बॉलिंग करना है वो भी सिराज में आया है, और सिराज का सिलेक्शन यहां पर किया जाना था। और मुझे लगता है कि एक एक्सक्यूज जो भी यहां पर बीसीसीआई दे सकती है कि सिराज का वर्कलोड, क्योंकि उन्होंने लगातार 5 मैचों में टेस्ट में गेंदबाजी कराई थी, लेकिन सिराज की तरफ से ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं था, वो तैयार थे बिल्कुल खेलने के लिए। अगर आप उनको चुनते तो वो खेलते, लेकिन यहां पर सिराज का सिलेक्शन नहीं किया गया। और सिराज की बात करें, उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आखिरी विकेट कौन भूलेगा, जहां पर उन्होंने आखिरी विकेट चटकाई टेस्ट में और सीरीज को ड्रॉ करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। लगातार 5 दिन गेंदबाजी करी, 145 की रफ्तार से गेंदबाजी करी, लेकिन उसके बाद भी, इतने एफर्ट देने के बाद भी, जब स्क्वाड आए और वहां पर मोहम्मद सिराज का नाम ना हो, ये सोचने और समझने वाली बात बनती है फिर।